हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीम में। तो दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाओ और जाकर उस पार्ट को देख लो ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरा वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, चैप्टर नंबर जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो जैसा की लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जियान को घोस्ट किडनैप कर लेते हैं, मगर ये मूवफेंग की हेल्प से जियान अंडरग्राउंड वर्ल्ड से निकल पाता है। और लास्ट पार्ट में टैलेंट क्लास को अनाउंस भी किया जाता है, जहाँ पे जियान को 5th क्लास टैलेंट में सबसे टॉप पोजीशन मिलता है। लास्ट पार्ट के एंड में जियान ने मार्क नाम के एक बंदे को एक ही मूव में डिफीट कर दिया था। अब ये देखकर लोग भी पूरे तरीके से दंग रह जाते हैं। जो मार्क के बंदे होते हैं ये जियान को गुस्से से देख रहे होते हैं। अब जब सभी मार्क को देखते हैं कि ये कितना ज्यादा सीरियसली इंजर है, और फिर ये जियान के स्माइल को देखकर और भी ज्यादा डर जाते हैं। अब जियान को ये भड़काने का ट्राई भी नहीं करते हैं। इधर ये ओल्ड मैन भी कहते हैं इस बच्चे का सोल पावर काफी ज्यादा खतरनाक है। देखने से ये सिर्फ एक साइड बैटल नहीं दिख रहा होता है। हालांकि ये मार्क बंदा डाउडी 4 स्टार के नीचे लेवल पे है, इधर जियान जबकि डाउडी 3 स्टार के पीक पे है। मगर फिर भी ये बंदा कुछ ही सेकंड में डिफीट हो जाता है। दूसरे जिनके दिमाग में मार्क के जैसा आइडिया आ रहा होता है, अब ये भी जियान को देखकर पीछे हट जाते हैं, नहीं तो इनका भी मार्क के जैसा ही हालत होने वाला है। इधर दूसरे 6 लोग जो कि 5th क्लास के टैलेंट में लिस्टेड है, ये भी काफी सरप्राइज होते हैं। इन्हें तो लग रहा था कि जियान 8 या 10 मूव में इसे डिफीट कर सकेगा, मगर इधर तो फाइट स्टार्ट होते ही खत्म भी हो जाता है। ज़ूकियान भी काफी सरप्राइज होती है। सॉन्ग चेंग कहता है इसका रियल कॉम्बैट एबिलिटी काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। सॉन्ग चेंग जो कि डाउडी 4 स्टार के मिडिल स्टेज में है, इसे भी मार्क को डिफीट करने में, जो कि डाउडी 4 स्टार के नीचे लेवल पे है, इसे भी 10 मूव के करीब में यूज करना पड़ जाएगा। जियान और मार्क के बीच का फाइट स्टार्ट होते ही खत्म हो जाता है। कोई भी सोच नहीं रहा होता है कि इतना फास्ट ये बैटल भी खत्म होने वाला है। यहाँ पर सभी समझ जाते हैं कि जियान का सोल पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ईटियान जिसका सोल पावर भी एम्परर लेवल पे है और इसे सोल टेस्ट में लेवल 9 इसका सोल आया था, ये भी पर्सन काफी सरप्राइज होता है। अब लू मिंग कहता है अब नेक्स्ट हमें इस ट्रायल का स्टार्ट होने का वेट करना होगा। अब इधर जियान भी वापस आ जाता है। यू जियान को देखती है, फिर ये जियान को देखकर कुछ खास नहीं बोलती, मगर मूफेंग जियान को देखकर कहता है तो अब तुम न्यू किंग बन गए हो। मूफेंग कहता है ये बैटल जितना ये सिंपल दिखता है उतना सिंपल है नहीं। मार्क जो कि डाउडी 4 स्टार के नीचे लेवल पे है, मार्क का चॉइस करेक्ट था। उसने स्टार्टिंग में ही अपने डाउकी को यूज कर अपने बॉडी में सेल क्रिएट कर लिया था, मगर उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियान का अटैक है उसके डाउकी को चीरता हुआ उसके सेल को भी तोड़ देगा। सभी का सोल पावर सेम नहीं होता। ज्यादातर जो डाउडी लेवल पे होते हैं इनका फिजिकल पावर तो सेम ही होता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, मगर सोल पावर ये सेम नहीं होता। सेम लेवल पर रहने के बाद भी काफी का सोल पावर हेवनली स्टेज में भी अटका होता है। मार्क और जियान के बीच में भी सोल पावर का डिफरेंस काफी ज्यादा था, और इस कारण से जियान ने जब इसके बॉडी को टच किया था तो फिर जियान का सोल पावर इसके बॉडी के अंदर ब्रस्ट होता है और उसके बॉडी के शील्ड को भी तोड़ कर रख देता है। जियान के सोल पावर के कारण से मार्क का डाउकी एक मोमेंट के लिए स्टॉप हो गया था और इससे उसका शील्ड भी टूट कर बिखर जाता है, और इस कारण से जियान का अटैक उसके बॉडी पर जाकर पड़ता है और बिना किसी भी प्रोटेक्शन के हिट होने के बाद ये बंदा काफी सीरियसली इंजर होता है। मगर जियान इधर अपना ज्यादा पावर यूज नहीं किया था इस बंदे को डिफीट करने के लिए। अब इधर ये ओल्ड मैन अनाउंस करते हैं कि अब मैं इस ट्रायल के रूल्स को अनाउंस करने जा रहा हूँ। ये ट्रायल्स पॉइंट सिस्टम में बेस्ड है। मुझे लगता है कि आप सभी को अपना अपना टोकन मिल गया है, तो फिर उसके पीछे देखें कोई नंबर लिखा होगा जो कि आपका इनिशियल डाटा दिखाता है। जिसका हाईएस्ट स्कोर होगा वो जीतने वाला है इस ट्रायल को। अब ये सुनकर सभी अपने टोकन को चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्लास टैलेंट के टोकन के पीछे 10 पॉइंट लिखा होता है, सेकंड क्लास टैलेंट के पीछे 20 पॉइंट लिखा होता है, थर्ड क्लास टैलेंट के पीछे 40 पॉइंट लिखा होता है, फोर्थ क्लास टैलेंट के पीछे 80 पॉइंट्स लिखा होता है, और फिफ्थ क्लास टैलेंट के पीछे 60 पॉइंट लिखा होता है। इधर जब जियान अपने टोकन के पीछे देखता है फिर इसके पीछे 200 पॉइंट्स लिखा होता है। यूयू और मूफेंग ये देखकर सोचते हैं कि क्या इनका नंबर गलत तो नहीं लिखा हुआ है। अब जियान भी इस डिफरेंस को नोटिस करता है इन दोनों के टोकन को देखकर, मगर ये शांत रहता है। ये डिफरेंस इसके पोजीशन के कारण से है। जियान ने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है टैलेंट में, इस कारण से अब इस ट्रायल का लोकेशन इनफर्नल फॉरेस्ट कॉर्प्स होने वाला है, और इस फॉरेस्ट में 3 लेयर्स हैं, मतलब कि 3 फ्लोर्स हैं। फर्स्ट फ्लोर में सिंपल मॉन्स्टर्स होते हैं, सेकंड फ्लोर में कुछ पावरफुल मॉन्स्टर्स होते हैं, और थर्ड फ्लोर का नाम लेते ही ओल्ड मैन कहते हैं इस फ्लोर पे कोई भी जाने का सोचना मत, नहीं तो चीजें काफी डेंजरस होने वाला है। कहा जाता है कि इस फॉरेस्ट में एक समय में घोस्ट वर्ल्ड और ह्यूमन के बीच में वॉर भी हुआ था, और इस कारण से वहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर और घोस्ट होते हैं, और वहाँ पे डेंजर होने के कारण से वहाँ पे कुछ कीमती ट्रेजर्स भी मिलने का पॉसिबिलिटी है। अब ओल्ड मैन कहते हैं ये ट्रायल इस फॉरेस्ट में करीबन 1 मंथ तक चलने वाला है, तो सभी को 3 मैन टीम फॉर्म करना होगा। इस ट्रायल के बाद आप सभी काफी सेक्ट को ज्वाइन कर सकेंगे और फिर काफी एडवांस टेक्निक को सीख भी सकते हैं। मगर इस ट्रायल में कोई नंबर कैसे हासिल करने वाला है, तो फिर इसके लिए इन्हें मॉन्स्टर को हंट करना होगा और मेडिसिन हर्ब्स को गैदर करना होगा।
होगा, उसके बेसिक पे इन्हें पॉइंट मिलने वाला है। और दूसरा तरीका है कि एक दूसरे से फाइट कर पॉइंट को गैदर करना भी, दूसरे के लूट को लूटना। अब जब ये लोग इस बात को सुनते हैं फिर ये कहते हैं ये तो शॉर्टकट है पॉइंट को हासिल करने का। ओल्ड मैन कहते हैं अगर तुम्हारा लाइफ डेंजर में होता है तो फिर तुम सब अपने टोकन को डिस्ट्रॉय कर वहां से निकल भी सकते हो, मगर तुम इस सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। फिर अब ये लास्ट स्टेप है सुपर सेट को ज्वाइन करने के लिए। इसमें जो भी टॉप 100 में होंगे वो 9 सुपर सेट को ज्वाइन कर सकते हैं, और जो टॉप 10 में होंगे वो फ्रीली किसी भी सेट को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही उन्हें एक डाउडी पिल पाने का मौका भी मिलेगा जो कि पिल वैली के मास्टर प्रिपेयर किए हैं। अब इस पिल के बारे में सुनकर सभी काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। डाउडी पिल काफी अच्छा पिल माना जाता है और ये किसी का भी पावर को इंक्रीज भी कर सकता है। इस तरह का पिल सभी सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं, दूसरे बार में ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। अब सभी यहाँ पे जानते हैं कि इन्हें जियान को रोकना है, जियान को रोकना होगा इस ट्रायल में। इस फाइट को देखने के बाद ये सभी समझ चुके हैं कि जियान यहाँ पे सबसे पावरफुल है। इधर जियान भी इस पिल के बारे में सुनकर हंस रहा होता है, ये भी इसे लेकर एक्साइटेड होता है। ये 2nd ग्रेड पिल है एम्पर रैंक का और जियान इसे अभी बना भी नहीं सकता है। जियान के पास अभी तो इस पिल को बनाने का फॉर्मूला तक नहीं है। अब सभी काफी एक्साइटेड होते हैं। इधर ओल्ड मैन फिर से कहते हैं जिसे भी फर्स्ट रैंक मिलने वाला है वो रॉयल फैमिली के तालाब में जा सकता है और वहाँ के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। ये तालाब काफी अच्छे इफेक्ट को दे सकता है। एक पर्सन के कल्टीवेशन स्पीड को काफी टाइम ये इंक्रीज भी कर सकता है, मतलब कि शॉर्ट टाइम में काफी बेनिफिट भी मिल सकता है। अब ये सुनकर जियान के मास्टर भी कहते हैं जब मैं फर्स्ट टाइम यान यू से मिला था तो इस तालाब में ही मिला था। अब ये सुनकर जियान भी काफी एक्साइटेड हो जाता है। यान यू होली फ्लेम का नाम है। अब जियान भी काफी डिटरमाइन हो जाता है इस तालाब में जाने के लिए। अब तो इसे फर्स्ट पोजीशन हासिल करना ही होगा। ओल्ड मैन की बातों को सुनकर अब सभी यहाँ से एक एक कर जाने लगते हैं। ट्रायल सब 3 दिन के बाद स्टार्ट होने वाला है। अब जब ये सभी यहाँ से जा रहे होते हैं तो फिर यहाँ पे काफी लोग ऑलरेडी अपने टीम को बना चुके होते हैं। इधर मूविंग भी कहता है जियान एल्डर के बातों को सुनने के बाद क्यों ना हम तीनों मिलकर एक टीम को क्रिएट कर ले। अब ये सुनकर जियान भी इसकी बातों को मान लेता है और हाँ कहता है। जियान इसके पावर को अंडरग्राउंड वर्ल्ड में देख चुका है, इसका पावर ऑलरेडी काफी औसम है और ये भी टॉप 3 के पोजीशन को हासिल कर सका है, तो फिर ये जियान के लिए भी अच्छा ही होने वाला है। अब ये तीनों बातें करते हुए और हंसते हुए अपने अपने रेसिडेंट की ओर जाने लगते हैं। अब 3 दिन बाद ये ट्रायल स्टार्ट होने वाला है। ये ट्रायल को देखकर मुझे जीनान अकेडमी का याद आता है। जब जियान यहाँ पे जाता है फिर इसे भी इनर अकेडमी में इंटर करने के लिए एक ट्रायल में पार्ट लेना पड़ गया था, बट डिफरेंस यही था कि वो मॉर्टल वर्ल्ड का एक अकेडमी था और ये गॉड वर्ल्ड का एक सुपर सेक्ट है, तो इस कारण से यहाँ पे डिफिकल्टीज भी काफी ज्यादा होने वाला है। इधर दूसरी ओर रेड माउंटेन पे होंगयू बैठकर टी ड्रिंक कर रही होती है। एक ब्लैक फिगर यहाँ पे अपीयर होता है और ये कहता है ये ट्रायल अब 3 दिन बाद स्टार्ट होने वाला है। हमें लगा था कि ये ट्रायल को कैंसिल कर दिया जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता। ये होंगयू भी कहती है वो वू ज़ेंग क्या सोच रहा है अब मुझे भी नहीं पता। ऐसा लगता है कि 100 लोग के गायब होने के बाद भी ज्यादा कमोशन क्रिएट नहीं हुआ है। इधर दूसरी ओर एक डार्क पैसेज में 2 फिगर स्लोली मूव कर रहे होते हैं। यहाँ पे वू ज़ेंग कहते हैं ये वही डार्क पैसेज है जहाँ पे पार्टिसिपेंट गायब हो गए थे। यहाँ पे ये हुडू के साथ होते हैं। अब जब वू ज़ेंग अपने सीक्रेट टेक्निक से इस पैसेज को ढूंढ सके थे तो फिर ये यहाँ पे चेक करने के लिए आए हैं। इन दोनों के पास्ट एक्सपीरियंस से ये घोस्ट से डील कर सकते हैं और ये घोस्ट के फीचर के बारे में भी जानते हैं। अब ये इस पैसेज में आगे बढ़ते जाते हैं। इन्हें कुछ पावरफुल घोस्ट का भी सामना करना पड़ जाता है, मगर दोनों के पावर के आगे ये टिक नहीं पाते। अब ये दोनों स्टोन रूम की ओर आ जाते हैं और यहाँ पे इस कोल्ड पूल को भी देखते हैं। अब यहाँ पे इस पूल में एक घोस्ट है, इस कोल्ड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और ये घोस्ट का पावर भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है। जियान और मूफिंग ने जिन घोस्ट से फाइट किया था ये उससे भी स्ट्रॉन्ग है। ये दोनों ही अपने ऑरा को हाइड कर यहाँ पर देख रहे होते हैं। यहाँ पे यू कियान कहता है योर लॉर्ड आप 96 लोगों को एब्जॉर्ब कर चुके हैं, आपका पावर भी काफी इंक्रीज कर गया है। यहाँ पे इन्हें टोटल 100 लोग चाहिए था। इनका लॉर्ड अगर पूरे 100 लोग के ब्लड को एब्जॉर्ब कर लिए होते तो फिर ये इस पूल के सील को भी इजिली तोड़ सकते थे, मगर 96 लोगों को एब्जॉर्ब करने के बाद अभी भी इनके लिए काफी डिफिकल्ट होने वाला है इस सील को ब्रेक करना। यहाँ इस पूल का वाटर का कलर भी रेड होता है ब्लड के जैसा और इस पूल का वाटर घोस्ट के बॉडी में इंटर कर रहा होता है। अब इस सीन को देखकर वू ज़ेंग भी काफी सीरियस हो जाते हैं। अब इन्हें भी इस मैटर को जाकर डिस्कस करना होगा। अब ये यहाँ से जाने का सोचते हैं ताकि ये पावरफुल एक्सपर्ट के साथ आकर इसे खत्म कर सके, मगर इतने में इस पूल से आवाज आता है कि डाउडी 5 स्टार और डाउडी 6 स्टार। अब जबकि तुम यहाँ पे आ ही गए हो तो फिर क्यों ना तुम यहीं पे रुको। यहाँ पे थोड़ी देर के बाद अब होंगयू भी अपीयर होती है। जब ये यहाँ पे वू ज़ेंग को देखती है फिर इसे भी बिलीव नहीं होता। ये जानती है कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। अगर ये दोनों फाइट करते हैं तो फिर वू ज़ेंग ही जीतने वाला है। यहाँ पे इस पूल का घोस्ट हुडू और वू ज़ेंग को सेंस कर इन दोनों की ओर अपनी एनर्जी को शूट करता है और फिर ये दोनों हिट होने के बाद यहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। कौन सोच रहा था कि ये घोस्ट इतना ज्यादा पावरफुल भी हो सकता है। अब थोड़ी देर के बाद जब इन्हें होश आता है फिर ये दोनों ही एक दूसरे के साथ माइंड कम्युनिकेशन करते हैं, मगर अभी भी ये बेहोश होने का नाटक करते हैं। ये यहाँ पे एक अच्छे मौके का वेट कर रहे होते हैं। अब इधर आउटसाइड
सुसाइड में 3 दिन बीत जाते हैं। अब यहाँ पे स्क्वायर में भी काफी लोग गैदर हो जाते हैं। ओल्ड मैन यहाँ पे वू जियांग को ना पाकर काफी गुस्सा कर रहे होते हैं। इस ओल्ड मैन का नाम मोजिन है और वू जियांग के जैसे ये भी डाउरी 6 स्टार पे है। वू जियांग एक जनरल मैनेजर है, मगर ये उनसे भी सुपीरियर है, ये सुपरवाइजर है यहाँ पे। अब सेन यूए आती है और एल्डर मोजिन को रिपोर्ट करती है कि ये वू जियांग को कहीं भी नहीं ढूंढ पा रही है। अब एल्डर मोजिन सोचते हैं कि ये इस ट्रायल को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं बिना वू जियांग के, मगर इतने में वू जियांग भी यहाँ पे आते हैं। अब ये अंडरग्राउंड वर्ल्ड से कैसे आए हैं ये हमें आगे ही पता चलने वाला है। अब इन्हें देखकर एल्डर मोजिन भी पूछते हैं तुम कहाँ पे थे। इस पे ये कहते हैं मैं अंडरग्राउंड पैसेज को चेक करने गया था। फिर एल्डर मोजिन कहते हैं इस बात को अभी भूल जाओ, ट्रायल को स्टार्ट करना होगा। अब ये बाहर आते हैं, यहाँ पे लोगों का भीड़ भी काफी ज्यादा होता है। जियान यहाँ पे वू जियांग को देखकर कुछ स्ट्रेंज फील करता है इनसे। अब यहाँ पे ओल्ड मैन की कहते हैं ठीक है फिर सभी शांत हो जाओ, मैं सभी को इन्फर्नल फॉरेस्ट ऑफ कॉर्प्स से ले चलता हूँ। अभी एक पोर्टल को ओपन करते हैं। अब ये कहते हैं पहले 5th क्लास का टैलेंट जाएंगे और फिर 4th क्लास, फिर 3rd क्लास और फिर बाकी। ये सुनकर जियान अपने टीम को कहता है तो फिर ठीक है आओ चलो। अब जियान का ग्रुप को देखकर क्लास के टैलेंट भी मूव करते हैं। अब जब ये सभी यहाँ दूसरे साइड में आ जाते हैं फिर इनके सामने 2 लोग अपीयर होते हैं। कि यान यू कहते हैं डोंट वरी, मैं इस ट्रायल का इंचार्ज हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे एक सीनियर भी होते हैं जिनका नाम लाओ है। अब ये कहते हैं आओ मैं तुम सबको फॉरेस्ट में ले चलता हूँ। अब जब ये इस फॉरेस्ट के करीब जाते हैं फिर ये इन्हें बताते हैं जैसे कि तुम सभी देख सकते हो इस फॉरेस्ट के चारों ओर बैरियर लगा हुआ है, तो कोई भी यहाँ पे फॉरेस्ट में जबरदस्ती इंटर नहीं कर सकता है। अब ये इस फॉरेस्ट के पास जाते हैं और जाकर अपने हाथों को इस बैरियर पर प्लेस करते हैं और फिर एक डोर ओपन होता है और फिर इसके अंदर से व्हाइट लाइट निकलता है इन सभी के सामने। यहाँ इस फॉरेस्ट के अंदर से ऑरा को फील कर अब यहाँ पे कुछ डर जाते हैं, कुछ अभी भी थे जो ब्रेवली खड़े होते हैं। अब क्वीन यू कहते हैं जब तुम इस फॉरेस्ट में इंटर करोगे तुम्हारे पास 2 रास्ते होंगे, फर्स्ट लेयर में लेफ्ट और राइट। आगे तुम कितने पॉइंट इस फॉरेस्ट में आगे तुम कितने पॉइंट को अचीव करते हो ये तुम पे डिपेंड करने वाला है। मैं ये बता सकता हूँ कि यहाँ पे टोटल 3 फ्लोर्स हैं और जैसे जैसे ये फ्लोर इंक्रीज करते हैं मॉन्स्टर भी पावरफुल होते जाते हैं। अगर तुम अंदर में सिल्वर मून सीरस से मिलते हो तो फिर बिना देरी किए हुए अपने टोकन को डिस्ट्रॉय कर देना, नहीं तो फिर तुम जिंदा में नहीं रहने वाले हो। ये 3rd लेयर में रहता है तो चिंता करने का जरूरत नहीं है, जब तक तुम 3rd लेयर पे नहीं जाते हो तुम सेफ रहोगे। अभी ये ट्रायल भी स्टार्ट होने वाला है। जियान यहाँ पे इस फॉरेस्ट के फॉर्मेशन को देखता है जिसमें येन एंड यांग के पावर को भी फील किया जा सकता है। जियान ये देख कर समझ जाता है कि कोई ऑलमाइटी ने इस तरह के फॉर्मेशन को क्रिएट किया होगा। अब जियान इसमें इंटर करता है और इसके पीछे इसके टीम मेंबर भी इंटर करते हैं। अब यहाँ पे इन्हें 2 रास्ता दिखता है और इस रास्ते के साइड में प्लांट्स और फ्लावर्स भी लगे होते हैं। मूवमेंट को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और फील होता है तो ये अपने टीम को सावधान रहने को कहता है। अब ये तीनों आगे बढ़ते हैं और 1 घंटे के बाद इनके सामने एक केव अपीयर होता है। अब तीनों यहाँ पे इस केव के सामने खड़े होकर थोड़ा सोचते हैं, फिर ये इंटर करते हैं। जैसे जैसे ये आगे जाते हैं मूफेंग के हाथों में जो लाइट था ये अब डिमर होता जाता है, मतलब कि हल्का होता जाता है। ये देखकर जियान भी अपने फायर को कॉल करता है। जियान को भी इस केव में कुछ स्ट्रेंज फीलिंग आ रहा होता है। अब ये अपने सोल पावर को आगे सेंड करता है। जियान को इस केव से कुछ भी फील नहीं होता, मगर एक क्रिएचर इस केव के अंदर एंड में है। अब इतने में मूफेंग कहता है यहाँ एक स्ट्रेंज फायर है। अब इस फायर की ओर पॉइंट करते हुए ये इन्हें दिखाता है। ये फ्लेम ब्लू कलर का है जो कि स्लोली मिड एयर में बर्न हो रहा होता है। जियान इस फ्लेम से थोड़ा सा भी टेम्परेचर को फील नहीं कर पाता। ऐसा लगता है कि ये फ्लेम डेकोरेशन के तौर पे यहाँ पर रखा हुआ है। अब इतने में ये फ्लेम इनकी ओर आगे बढ़ता है और ये देखकर जियान यूयू को अपनी ओर खींचता है। दूसरी ओर अंडरग्राउंड वर्ल्ड में पूल के अंदर से आवाज आता है, आओ चलें, इस बार हम सभी ह्यूमन बीइंग्स को खत्म कर देंगे। अब यू क्वान कहता है तो फिर इन दोनों के बारे में क्या। इस पे ये कहता है मैं इन दोनों को खा लूंगा, इससे मेरा पावर भी थोड़ा बहुत रिकवर हो जाएगा। अब ये यहाँ पे इनफर्नल फॉरेस्ट में जाने वाले हैं। इनके बंदे ऑलरेडी उस फॉरेस्ट में जा चुके हैं, बस यही यहाँ पे हैं। अब पूल के अंदर से आवाज आता है, आओ चले। फिर ये दोनों यू क्वान और कीमी दोनों ही ब्लैक स्मोक में बदल कर जाने लगते हैं। और फॉरेस्ट में क्या होने वाला है अब ये तो हमें आगे ही पता चलने वाला है। यहाँ पे वुडू और वांग जियान अभी भी लेटे होते हैं। ऐसा लगता है कि अभी भी बेहोश होने का नाटक ही कर रहे होते हैं और यहाँ पे एक अच्छे मौके का तलाश कर रहे होते हैं ताकि ये यहाँ से भाग सके। बाहर में जो वू जियांग है ऐसा लगता है कि वो फेक है। अब वो फेक है कि क्या है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अब दूसरी ओर जियान जहाँ पे है यहाँ पे ये फायर यूयू पे अटैक कर रहा होता है, मगर जियान इस फायर को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यूयू कहती है ऐसा लगता है कि ये मेरे सोल को ही डिस्ट्रॉय करना चाहता था। जियान को भी इस फायर से कुछ स्ट्रेंज फीलिंग आता है जैसे कि ये फायर एक पर्सन के सोल को ही टारगेट करता है। अब मूफिंग भी कहता है हो सकता है कि इस केव में कुछ ऐसा हो जो ये फायर को कंट्रोल कर रहा हो। अब जब ये तीनों केव के सेंटर में जाते हैं फिर इन्हें घोस्ट एनर्जी भी काफी स्ट्रॉन्ग फील होता है और फिर इतने में ही इनकी ओर काफी ब्लैक स्मोक आना स्टार्ट हो जाता है। जियान ये देखकर अपने फ्लेम से अपनी बॉडी को कवर करता है और इस ब्लैक फॉग को गैदर और कंडेंस होने से पहले इस पे अटैक करता है। अब इतने में ये ब्लैक फॉग 9 डिफरेंट फॉग में बदल जाते हैं और फिर ये जियान पे डिफरेंट डायरेक्शन से अटैक करते हैं। एक
साथ, मगर जियान का फायर इन सभी को एक साथ ही डिफीट कर देता है। अब ये ब्लैक फॉग इस केव के अंदर भागना स्टार्ट कर देते हैं। जियान यहाँ पे इन फॉग का पीछा करने से मना कर देता है। इधर दूसरी ओर अंडरग्राउंड वर्ल्ड में इस पूल के अंदर से अब एक आवाज आता है। अब इन दोनों का बारी है। अब इस पूल से ब्लैक बीम ऑफ लाइट निकलकर हुडू और वू जियांग की बॉडी को कवर कर लेता है, मगर ये लाइट इनके बॉडी को टच करते ही डिसअपियर हो जाता है और फिर एक आवाज आता है, तो फिर तुम ट्विन घोस्ट एम्परर हो। अब ये सुनकर ये घोस्ट कहता है, कौन हो तुम? इस पे वू जियांग कहते हैं, हमारे अलावा यहाँ पे है ही कौन? अब ये घोस्ट इस पूल का अब सील को भी तोड़ चुका है। अब ये काफी एनर्जी को रिस्टोर कर लिया है अपना। यहाँ पे हुडू और वू जियांग दोनों ही आगे बढ़ते हैं और इस घोस्ट पे अटैक करते हैं। ये दोनों जानते हैं कि ट्विन घोस्ट एम्परर का पावर डाउडी 7 स्टार के पावर के बराबर है। अब ये दोनों ही अपने टेक्निक का यूज करते हैं, बर्निंग हेवन पाल्म और बर्निंग साइलेंट फिंगर। अब दोनों के टेक्निक से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी निकल रहा होता है और फिर एक्सप्लोजन। इधर ये घोस्ट भी जानता है कि इसने अभी भी सील को ब्रेक किया है, तो इसका बॉडी भी काफी वीक है, तो इस कारण से ये घोस्ट इनके अटैक से डील नहीं कर सकता है। तो अब ये जानकर घोस्ट अपने की एनर्जी को ब्रस्ट करता है और इसे एक्सप्लोड करता है। अब इस एक्सप्लोजन को देखकर वू जियांग हुडू से कहते हैं, आओ चले। अब एक्सप्लोजन के कारण से यहाँ पे काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी स्प्रेड करने लग जाता है। ट्विन एम्पर का बॉडी भी अब काफी इंजर हो जाता है। इधर जब हुडू और वू जियांग को पता चलता है कि ये ट्रायल स्टार्ट हो गया है, तो फिर ये कहते हैं इन्हें इन्फर्नल फॉरेस्ट जाना होगा और वो भी जल्दी से। ट्विन एम्पर का 2 बॉडी है, एक जो कि पूल में सील था और एक इस फॉरेस्ट में है। अगर ये दोनों बॉडी एक दूसरे से मिल जाते हैं तो फिर ये दोनों ही मर्ज हो जाएंगे और फिर इसका पावर भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, तो फिर इसे रोकना भी काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। इधर दूसरी ओर रेड माउंटेन पे एक ब्लैक फिगर होंगयू से कहता है, वैली मास्टर अब सब कुछ रेडी हो गया है, समय आ गया है जाने का। अब ये भी स्पेस पोर्टल में इंटर करती है। इनका गोल भी फॉरेस्ट में 3rd फ्लोर जाने का है। इधर दूसरी ओर जियान इन घोस्ट से फाइट कर रहा होता है केव में। जियान अपने फायर के साथ इन घोस्ट पे काफी भारी पड़ रहा होता है। ये घोस्ट समझ जाते हैं कि ये जियान से फाइट भी नहीं कर सकते हैं। फिर ये घोस्ट भी इस केव के डीपेस्ट पार्ट में भागना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब जियान और इसका ग्रुप इस केव के एंड में आते हैं, फिर इन्हें यहाँ पे एक वुल्फ का स्टैचू भी दिखता है। अब मूफिंग भी इस स्टैचू को देखकर काफी सरप्राइज होता है। अब मूफिंग कुछ मंत्र को पढ़ता है और फिर ये स्टैचू भी टूट कर बिखर जाता है और इसके अंदर से एक लिविंग वुल्फ निकलता है, मगर ये वुल्फ भी एक पपेट के जैसा ही लग रहा होता है। जियान यहाँ पे इस प्लेस को चेक करने लगता है। अब जियान यहाँ पे एक रास्ते को देखता है जो कि इस केव के बाहर भी जाता है। अब जियान यहाँ पे अपने फायर को एक ड्रैगन में चेंज कर देता है और फिर ये इस प्लेस को बर्न करना स्टार्ट कर देता है। इतने में जियान कहता है, अब तक तुम सामने नहीं आए हो। फिर जियान का फायर यहाँ पे एक डार्क प्लेस पे जाता है और फिर इस घोस्ट के की एनर्जी और जियान का फायर कोलाइड करता है। जियान का फायर और ये ब्लैक क्लाउड थोड़ी देर तक कोलाइड करते हैं। फिर जियान अपने फायर को वापस से कॉल कर लेता है। मूफिंग इस तरह के घोस्ट से डील करने में काफी माहिर है। इधर ये घोस्ट कहता है, बच्चे तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए, चले जाओ इससे पहले की देर हो जाए। अब ये घोस्ट कहता है, एशियन टाइम से ही इंसान और घोस्ट एक दूसरे के एनिमी है। ये कहता है, तुम्हारे बॉडी से स्ट्रेंज ऑरा निकल रहा है, मगर तुम कुछ कर भी नहीं सकोगे। इतने में ब्लैक गैस अपीयर होता है और इनके अंदर से यहाँ पे हंग्री वुल्फ अपीयर होते हैं। अब इस वुल्फ को देखकर मूफिंग की आंखों में कोल्ड फ्लैश करता है। अब ये देखकर जियान और यूयू पीछे हटते हैं, मूफिंग को जगह देते हैं फाइट करने के लिए। अब यहाँ पे गेम में पॉइंट कलेक्ट करने का नहीं रह गया है। जियान को यहाँ पे ब्लैक गैस से डिफरेंट काइंड ऑफ पावर फील होता है। अब जियान और यूयू दोनों ही मूफिंग को फाइट करता हुआ देखते हैं। ये दोनों भी घोस्ट से फाइटिंग नहीं किए हैं। जियान अब तक एक बार ही फाइट किया है, मगर यहाँ पर मूफिंग काफी एक्सपीरियंस होता है इन घोस्ट से फाइट करने में। तो अब ये दोनों मूफिंग को देखते हैं कि ये कैसे फाइट कर रहा है घोस्ट से। इधर मूफिंग अपने वुडन स्वॉर्ड को निकालकर फाइट करता है। मूफिंग किसी भी स्वॉर्ड टेक्निक का यूज नहीं करता, ये सिंपली अपने की एनर्जी को गैदर करता है अपने स्वॉर्ड पे और अटैक करता है। मूफिंग का अटैक काफी ज्यादा फियर्स और काफी फास्ट होता है। हंग्री वुल्फ इसके अटैक को डॉज भी नहीं कर पाते, मगर कुछ इसके अटैक को डॉज करते हैं, मगर कुछ अटैक फिर भी इन्हें हिट करता है। देखते ही देखते यहाँ पे अब 4 हंग्री वुल्फ मूफिंग के शॉट से डर कर भाग रहे होते हैं इधर उधर, मगर इनमें से कुछ काफी ज्यादा सीरियसली इंजर भी होते हैं। अब मूफिंग के शॉट में एनर्जी गैदर होना स्टार्ट हो जाता है। अब मूफिंग के शॉट से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी इमिट हो रहा होता है। इसका शॉट जाकर हंग्री वुल्फ को हिट करता है। हिट होने के बाद ये हंग्री वुल्फ जोर से चिल्लाता है, ये इस शॉट के अंदर दब जाता है। मूफिंग फिर वापस से अपने शॉट को स्विंग करता है इस ब्लैक गैस पे और फिर एक जोरदार साउंड प्रोड्यूस होता है। मूफिंग का शॉट ब्लैक गैस को चीरते हुए इसके अंदर के ब्लैक फिगर के बॉडी की ओर पहुंच रहा होता है। अब ये देखकर ब्लैक फिगर के बॉडी से एक लाइट शूट होता है जो कि मूफिंग के शॉट के लाइट को डीम कर देता है, मतलब कि कम कर देता है। ये देखकर अब मूफिंग भी सरप्राइज होता है। जियान भी सीन को देख रहा होता है। ब्लैक गैस इस ब्लैक फिगर के अराउंड इधर उधर घूम रहा होता है। यहाँ पर सभी इस ब्लैक फिगर के पास एक वेपन को देखते हैं जो कि एक वुल्फ का दांत जैसा दिख रहा होता है और ये एयर में फ्लोट कर रहा होता है और जो कि काफी बड़ा भी है। अब जियान के बॉडी में भी फ्लेम ब्रस्ट होता है। अब जियान आगे जाता है। ये देखकर मूफिंग भी कहता है, जियान क्या करने का ट्राई कर रहे हो तुम? अब जब ये ब्लैक
एटमॉस देखता है कि जियान इसकी ओर स्लोली आ रहा है। फिर ये कहता है, मैं यहाँ पे तुम इंसान के कारण से ही काफी टाइम से यहाँ पे कैद हूँ। मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे इतना इजिली पहचान लोगे। अब यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। विंड ब्लो कर रहे होते हैं काफी फास्ट। अब इतने में ब्लैक गैस अब इस वुल्फ स्टैचू के पास जाता है और फिर ये काफी जोर से सेक करना स्टार्ट कर देता है और फिर इस वुल्फ का आंख भी खुलता है और ये जियान की ओर देख रहा होता है। इसके अंदर से काफी टेरिफाइंग ऑरा रिलीज होता है। अब आगे का फाइट काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।